खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फजले गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। K2 टाइम्स के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान निम्रा मलिक। सबसे पहले K2 टाइम्स और हमारी पूरी टीम की जानिब से तमाम देखने और सुनने वालों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं K2 टाइम्स के ब्यूरो चीफ राजा इमरान जंजुआ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको ये मुबारक। और K2 टीवी के जो नाजरीन हैं और K2 टाइम्स के जो कायरीन हैं उनको मैं K2 टाइम्स, रोज़नामा K2 टाइम्स की जानिब से, ABT जो हमारे खैबर चैनल्स हैं, खैबर नेटवर्क है, उसकी जानिब से, अपने तमाम स्टाफ की जानिब से और अपने तमाम रिपोर्टर्स और जो हमारे कैमरामैन हैं उनकी जानिब से मैं कौम को जश्न आज़ादी मुबारक कहता हूँ। ये आज हम और इस जश्न आज़ादी पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कौम को एक तजदीद अहद वफ़ा भी करना चाहिए कि ये जो आज एक हम जश्न आज़ादी मना रहे हैं, ये अहद करें हम कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क को, मिल्लत की हिफाजत करेंगे और हम इस रियासत की जो है इसकी एक ईंट तक की हिफाजत करेंगे, क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने जिस तरह ये रियासत की हिफाजत की थी और ये आज़ाद करवाया था इस मुल्क को, और हम लोग अब ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी है, ना कि अभी जिस तरह कुछ साने होते रहे, जिस तरह की चीज़ें चलती रहीं। तो आज हम सबको ये अहद करना है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, एहतजाज हमारा हक़ है, लेकिन एहतजाज, पुरअमन एहतजाज हमारा हक़ है। हम इस मुल्क को, रियासत की हिफाजत करेंगे, ना कि इस मुल्क को, रियासत की, इस मिल्लत की, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाएँगे, क्योंकि ये हमें अहद करना है। और ये हम सब का कौमी फरीज़ा भी है। और आज इस तजदीद अहद के साथ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि खुदा करे कि मेरे हर हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि हफ्ते भर की जो भी टॉप स्टोरीज़ रही, जो भी अहम खबरें हैं, वो हम इस प्रोग्राम के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाएं, जिसमें हमारा साथ देते हैं इमरान जंजुआ साहब। तो आज की अपनी जो पहली खबर है वो पढ़ते हैं। मशावरती अमल मुकम्मल, अनवारुल हक काकर नेगरा वज़ीर आज़म, सदर ने मंजूरी दे दी। मास्टर डिग्री होल्डर अनवारुल हक काकर बलूचिस्तान से 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए। कायमा कमेटी समुंदर पार पाकिस्तानियों के चेयरमैन भी हैं। नेगरा वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी दे दी गई। क्या सराहिया ख़त नेगरा वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक का नाम भी दे दिया था। वज़ीर आज़म ने हिमायत की, सदर ने समरी पर दस्तखत कर दिए। अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू में तस्दीक। जी सर बताइएगा। ये कौम को इस जश्न आज़ादी के साथ जो है ना, ये भी एक मुबारक हो कि निगरान सेटअप का जो मामला था वो भी कंप्लीट होने को जा रहा है और निगरान वज़ीर आज़म आ चुके हैं अनवारुल हक काकड़ साहब। तो ये काकड़ साहब की जो तैनाती की है सदर साहब ने, वो 224 जो है ना 1A के तहत उसको तैनाती की है उन्होंने। और इसमें जो सबसे जो चीज़ें काकड़ साहब के हवाले से हैं, वो एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, सीधे साधे हैं, मतलब इतने भी सादे नहीं हैं लेकिन सीधे ज़रूर हैं, एक ज़िम्मेदार आदमी है। और आइनी ज़िम्मेदारी के तौर पर अब उनको लाया गया है। वो 90 रोज़ में उन्होंने इंतखाबात करवाने हैं। और उनकी जो थोड़ा सा अगर उनकी शख्सियत के बारे में हम बात करें तो वो सियासत में जब वो उनकी जो 2018 में वो सेनेटर मुंतखब हुए थे और 2000 तकरीबन 8 में उन्होंने इलेक्शन जो है ना बलूचिस्तान असम्बली से लड़ा था काफ लीग के टिकट पर, जो वो जीत नहीं सके थे। फिर 2013 में तर्जमान रहे बलूचिस्तान हुकूमत के। और उसके बाद जो था अभी उनको सेनेटरशिप उनकी जारी थी, उसी दौरान उनको अभी निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया है। और बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं। इन्होंने इब्तदाई तालीम जो है बलूचिस्तान कोयटा से ही हासिल की थी और किला सैफुल्ला से इनका ताल्लुक है और छोटे सूबे से लिया गया निगरान वज़ीर आज़म। ये हमारे मुल्क के लिए बड़ी अच्छी बात है, उस सूबे के लिए बड़ी अच्छी बात है। और उसके साथ उनकी फिर उन्होंने सोशियोलॉजी में और पॉलिटिकल साइंस में बलूचिस्तान से ही मास्टर किया। और उसके अलावा इनकी शख्सियत अगर देखें आप तो ये आगे चल के पता चलेगा कि जो निगरान जो ज़िम्मेदारी निभाने आए हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पर कितना पूरे उतरते हैं। और आगे देखें बाकी जो जमातें हैं वो भी इनसे बड़ी तवक्को लगा कर बैठी हुई हैं कि वो चाहती हैं कि उन्होंने कि ये अपने वक्त पर इलेक्शन करवाएं और वक्त पर वो यहाँ से मतलब दूसरे इक़्तिदार सौंप दें। तो ये हमारे मुल्क में वैसे होता है, ये आपने देखा होगा कि दूसरे मुल्कों में एक्सरसाइज नहीं रही। वहाँ जमहूरी जो सियासी जमहूर हैं, जो जमहूर हैं वो जमहूरियत के हवाले से जब वो बात करते हैं तो वहाँ ये होता है कि हुकूमतें जब वो मतलब इलेक्शन जो है वो एक हुकूमत करवा कर वो दूसरे के सपुर्द कर दी, अगर वही आए तो वो किसी को एतराज़ नहीं होता। तो ये हमारे मुल्क में ये चल रहा है, ये निगरान के टेकर के हवाले से ये चीज़ें चलती हैं। तो इंशाल्लाह देखें आगे वक्त हालात क्या कहते हैं। लेकिन अच्छा है कि चलें कौम को एक निगरान वज़ीर आज़म जो है वो मिल चुके हैं और आगे हालात। फिर इसके ऊपर ये जो रहे ये बिज़नेस एडवाइजरी कौंसिल जो है सेनेट के, उसके भी ये मेंबर रहे हैं, रुकन रहे हैं। उसके अलावा ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमेटी जो थी उसके चेयरमैन रहे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के। फिर ये इसमें जो सबसे अहम की जो चीज़ है ये खारजा और ख़जाना अमूर के भी ये रुकन रहे। तो इसका मतलब ये मईशत को थोड़ा बहुत समझते हैं, माशी मामला इनकी नज़र से गुजरे ज़रूर होंगे क्योंकि इस कमेटी का ये रुकन थे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये बेहतर करेंगे और बेहतरी की तरफ जाएगा। जी जी इंशाल्लाह बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स एक्ट कालादम करार। कानून की कोई हैसियत नहीं, पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। एक्ट आइन से
मुतसादिम है, कानूनी स्कीम के मुताबिक, कानून साजी को आइन के मुताबिक होना चाहिए। चीफ जस्टिस, तयशुदा असूल हैं, सादा कानून आइन में तब्दीली इजाफा नहीं कर सकता, तफसीली वजूहात के बाद जारी की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट के आइन के खिलाफ 87 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। 11 अगस्त को जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला जो है रिव्यू एंड जजमेंट आर्डर का ये फैसला सुना दिया, इसको कालादम करार दे दी है। तो ये 2 माह पहले जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है ना फैसले को महफूज किया था। इसके अंदर ये वही फैसला था, इसी ये का आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने पास किया इस एक्ट को, रिव्यू एंड जजमेंट आर्डर को। उसके पीछे ये मुहर्रकात ऐसे थे या कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें लोगों को शायद ये शायबा था कि इससे कोई फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। जैसे इस एक्ट के अंदर जो ख़ास चीज़, जैसे क्योंकि ये 184 जो था वो क्लास जो था, सोमोटो क्लास भी इसको कहा जाता है, 184 की शिक नंबर 3 के तहत, उसके तहत अपील नहीं की जा सकती। और इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब जब 2017 में वो मतलब उनको नायल कर दिया गया था, तो उसके पीछे भी यही मतलब सोमोटो एक्शन के फिर वो अपील नहीं कर सके थे। और उसमें उनको कहा गया था कि जी आप मतलब फिर वो उसके बाद 2 नवंबर 2019 में जो है उनको वो दोबारा 7 साल के लिए कैद भी कर दी गई। और अभी तक वो अपील नहीं कर पाए थे। उसकी वजह ये थी क्योंकि वो सोमोटो क्लास था, तो सोमोटो क्लास के ऊपर अपील का हक नहीं था। इस रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के तहत जो उन्होंने नाफिज किया असेंबली के अंदर, उसमें यह था कि वो यानी कि ना उसका अपील का हक उसको वापस मिल जाता है, यानी कि वो 60 दिन के अंदर अपील कर सकता है। फिर वो जो बेंच, जिस बेंच ने फैसला किया, वो 5 रुकनी बेंच ने उनको नायल किया था, तो उससे बड़ा बेंच जो है ना वो उस फैसले की समाअत करेगा। इसमें एक ये शिक थी। उसके साथ दूसरी इसमें यह था कि जो एक्ट के अंदर इन्होंने चीज़ें की कि दूसरा ये था कि 60 दिन के अंदर अपील का हक रखते हैं, और दूसरा ये था कि अपना वकील भी वो बदल सकते हैं। तो ये चीज़ें फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में अपने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि आइन से मुतसादम है, और ये किसी भी तौर पर हम इसको जो है ना ये आइन से अमांगी नहीं है इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर, इसलिए हम इसको कालादम करार देते हैं। तो ये इस वजह से रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट हमने कहा थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें कि ये रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट जो था वो ये था। और क्योंकि इसकी शिक नंबर 184 जो थी, वो उसकी शिक 184 की शिक 3 जो है वो सोमोटो क्लास कहलाती है। सोमोटो क्लास के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। रिव्यू एंड जजमेंट आर्डर जो था वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि आइन से मुतसादिम है, तो उन्होंने इसको कालादम करार दे दिया। 11 अगस्त को इसका फैसला आ चुका है। जी हुकूमत की रुखसती, वज़ारत सेहत ने भर्तियों का अमल रोक दिया। कौमी अदारे सेहत में जारी भर्तियाँ मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी। शफाफियत के मसाइल की वजह से भर्तियों का अमल रोका गया। सियासत से ना जोड़ा जाए वफाकी सेक्रेटरी सेहत। पिम्स में 349, पॉली क्लिनिक में 110, NIH में 178 अफराद की भर्तियों के लिए इंटरव्यू जारी थे। दोनों हस्पतालों के डिपार्टमेंटल सेक्शन कमेटियाँ तहलील कर दी गई। अच्छा, ये जो सेक्रेटरी इफ्तिखार शलवानी साहब हैं, ये उन्होंने इसको इस जो रिक्रूटमेंट का ये अमल था, ये नौकरियों का मामला था, इसको उन्होंने रोक दिए। उसके रोकने की सबसे बड़ी जो वजह थी, वो वजह ये थी कि उन्होंने इसमें कोई उनको नज़र आया कि इसमें शफाफियत नहीं थी, तो उन्होंने इसको रोका। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं बाकी तो मैं पॉली क्लिनिक या NIH की तरफ तो नहीं जाता, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि पिम्स के अंदर जो था वो हमने जो अपने तौर पर तहकीक की, उसके हवाले से हमें ये लगा कि जो ED साहब उसमें लगे हुए हैं, वो ED आर्जी तैनात केयर टेकर थे, और वो जो सर्विस रूल्स हैं उसके मुताबिक वो ये तैनातियाँ या ये भर्तियाँ नहीं कर सकते थे, जबकि वहाँ पर टेस्ट इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू था। इसी तरह पिम्स के अंदर और बहुत सारी जो उनकी तैनाती है, फिर उसके ऊपर हम दोबारा किसी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, उसकी तफसील से हम उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम उसके ऊपर पूरी तहकीकात अपनी कर रहे हैं। तो हमारी टीम भी लगी हुई है, फिर उसमें मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इसमें जो इनकी तैनाती की मैं सिर्फ इतना बता दूँ कि 2 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फ़रद कमाल और डॉक्टर आयशा ईसानी जो हैं, वो उनके पास जो तजर्बा भी था एडमिनिस्ट्रेशन का 4 साल का, और उसके बाद MPH की एक डिग्री चाहिए होती है, मस्ट जो इस सीट के लिए होती है ED की, वो इनके पास, इनकी डिग्री अभी 2 महीने पहले हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आई है, उससे पहले इनके पास वो डिग्री भी नहीं थी, तो इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का तो बिल्कुल तजर्बा भी नहीं था। तो फिर भी इनको ED तैनात किया गया आर्जी तौर पर, फिर ये रिक्रूटमेंट भी कर रहे थे। इसी तरह हमारे ज़राए ने बताया कि वहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, डॉक्टर सैफ साहब, तो उन्होंने एक केस भी किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और सर्विस रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना, ठीक है। तो वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो चाहते थे कि ये मामला, क्योंकि उनको भी इसके ऊपर और बहुत सारी यूनियन वहाँ पे जो पिम्स की है वो भी इसके ऊपर वो कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं लोग कि जी ये नाजायज़ हैं और ये गलत तरीके से इस तरह इकदाम उठा रहे हैं। तो वो उन्होंने किया। अब उस बेचारे जो डॉक्टर साहब है उसके ऊपर इंतकामी कार्रवाइयाँ उन्होंने शुरू कर दी हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो हम लोग इंशाल्लाह पूरी उसके ऊपर हमारी K2 टाइम की जो टीम है वो काम कर रही है। तो उम्मीद है कि हम नेक्स्ट प्रोग्राम या उससे नेक्स्ट प्रोग्राम में इसके पिम्स के हवाले से अहम इंकशाफात करेंगे। सेक्रेटरी इफ्तिखार शलवानी साहब से हमारा इस मामले में रब्ता नहीं हो सका, हमने ट्राई किया उनसे, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है अगले प्रोग्राम तक हम उनसे भी रब्ता कर लेंगे। और ये उन्होंने बहरहाल एक अच्छा काम किया है, एक अच्छा काम किया है सेक्रेटरी जो सेहत हैं, उन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्होंने इस जो है ना इस अमल को रोक दिया, क्योंकि इसमें वाकई काफ़ी सारी बेकायदियाँ और बेज़ाब्तियाँ जो थी वो जारी थी। जी इंशाल्लाह। CDA का ग्रैंड ऑपरेशन, 4 रोज़ में 130 गैर कानूनी शोरूम सील। प्रॉपर्टीज़ मालकान को मुंतबा किया गया कि वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को अलॉट करदा मकसद से हट कर गैर कानूनी इस्तेमाल में ना लाएँ। गैर कानूनी कार शोरूम्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में बिल्डिंग कंट्रोल, स्टेट एंड इन्फोर्समेंट विंग के अमले ने शिरकत की। अच्छा, ये
ऐसा हुआ है कि डिप्टी डायरेक्टर जो हैं सीडीए के, उनसे हमारी बात हुई इस हवाले से, जो उन्होंने भी हमें काफ़ी कुछ बताया। उसके अलावा फिर हमने जो है डीजी जो है इन्फोर्समेंट जो शाहजहाँ जो हैं, उनसे हमने बात की, जो ऑपरेशन के असल जो ये ऑपरेशन इन्फोर्समेंट के हवाले से कर रहे हैं चेयरमैन के हुक्म पर, चेयरमैन नूरुल अमीन मेंगल साहब। सबसे पहले उनको डीजी इन्फोर्समेंट को हम कहते हैं कि उन्होंने कम अज़ कम ये जो कब्ज़ा माफिया से जान छुड़ा रहे हैं। हम ताजरों के खिलाफ नहीं है, जो ताजर जो शोरूम जो कार मालकान जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस जायज़ तरीके से कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ भी उनकी ज़्यादती ना हो। लेकिन इस हवाले से जब हमने इनसे पूछा तो इन्होंने हमें ये बताया निमरा, इन्होंने कहा कि क्योंकि बिल्कुल फुटपाथ और इन्होंने सारी चीज़ें कवर की हुई थी, तो चेयरमैन साहब से ये मामला वो कहते हैं जनवरी से चल रहा था, जनवरी तकरीबन चल रहा था, और 20 जून तक हमने इनको टाइम दिया था कि आप लोग ये जगह खाली करें और यहाँ पर ये गैर कानूनी बाजार और गैर कानूनी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त कमर्शलाइज इसको ना करें। तो हमने इनको कहा कि अगर अपनी शॉप्स के सामने अगर आप एक अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो उस पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपको अगर एक कमर्शियल गाड़ी अगर आप कहते हैं तो वो भी खड़ी करने की इजाज़त नहीं देंगे। फिर जब हमने कहा कि यार अगर वो काम करते हैं, वो अगर उनका बिजनेस इससे मुतासर होता है वो क्या करें, तो उन्होंने कहा सीडीए के साथ इनके बैठ के हमने तय किया कि आपको हम ये करते हैं कि आपको जगह देते हैं, आप जगह ले लें, अपने तौर पर ख़रीद लें, उसको हाईवे पे ख़रीद लें, लतरा रोड के पास ख़रीद लें, इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी जगह हैं, तो आप वहाँ पे वो ख़रीद लें। ख़रीदने के बाद हम ये करेंगे सीडीए आपको ये फैसिलिटेट करेगा वहाँ पे कि वो आपके जो कमर्शियल फीस है वो नहीं लेगा आपसे ना। अच्छा। तो वो कमर्शियल फीस की सीडीए नहीं लेगा। उसके अलावा सीडीए आपको वहाँ पे वो जो मजीद जो सहूलियात हैं वो दे देगा ताकि आप खुली जगह पर अपनी पार्किंग, सीडीए बल्कि आपको वहाँ पे पार्किंग बना के दे देगा, जगह आपकी होगी, सीडीए आपको बना के दे देगा। तो फिर शाहजहाँ साहब कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद मतलब एक धमकी और दोस्तानली का सिलसिला जारी था। फिर वो एहतजाज वो कहते हैं जी मेरे पर किए गए, फिर मेरे पर इल्ज़ामात लगे, इल्ज़ामात तो खैर हम तक भी आए थे उनके। फिर हमने उस हवाले से भी उनसे पूछा तो उन्होंने बताया हमें कि जी मेरा इसमें कोई मामला नहीं है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे मेरे पर जितने इल्ज़ाम लगाने। ये उनका बड़ा एक हमें नज़र आई, एक बड़ा दबंग स्टाइल नज़र आया कि उन्होंने कहा मेरे ऊपर जितने इल्ज़ाम लगा लें, रिश्वत के लगा लें, कुछ लगा लें, क्योंकि जब मैं साफ़ हूँ और अगर किसी के पास कोई सबूत कोई चीज़ है तो वो लेकर आ जाए, लेकिन मैं ये जो गैर कानूनी काम है ये नहीं होने दूंगा इस्लामाबाद शहर के अंदर। तो ये सीडीए के अंदर मैं समझता हूँ कि ऐसा अफसर हमने देखा है जो कम अज़ कम इस तरह की, इससे पहले हमने 2-3 ऑपरेशन इनके मुतासरीन इस्लामाबाद के हवाले से देखे जहाँ पे जो नाजायज़ हो रहा था, जो गैर कानूनी या आप कह लें कि जाली किस्म के मुतासरीन थे, उसके ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा एक्शन किया। इसी तरह इन्होंने फिर ये इसमें हमें थोड़ा सा ये भी बताया कि ये हमने इनको ये कहा था कि स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में आपको जगह लेकर दे देते हैं। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इन्होंने कहा कि 2 दिन हमने कहा इनको हफ्तावार बाजार, हफ्ता और इतवार का वहाँ पर लगा लें आप, ताकि संडे बाजार वो कायम हो जाए और गाड़ियाँ अगर किसी ने लेनी है इस्लामाबाद के रहायशियों को भी आसानी हो, वो खुली जगह वहाँ पर चले जाएँ। उन्होंने कहा जी वो भी हमारी इस बात को वो नहीं माने। तो जब उनसे पूछा गया जी कि हमने सवाल जब उनसे किया कि जी वो क्यों नहीं माने इस बात पर, तो आप उनको वहाँ पर क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम उनको एक्साइज की वहाँ पर दे रहे थे फैसिलिटी, उनको हम गाड़ी चेक और टोकन टैक्स और टोकन की दे रहे थे फैसिलिटी, ताकि वहाँ पर कोई खरीदार आता है वो गाड़ी लेता है उसी वक्त गाड़ी चेक हो जाए, उसकी उसमें कोई कागज़ों में कोई उसकी प्रॉब्लम नहीं है, उसको वहाँ पर ही वो गाड़ी उसके नाम हो जाए। तो ये सहूलियात भी हम वहाँ पर उनको दे रहे थे। ये कस्टमर के लिए हम समझते हैं नाजरीन, और कस्टमर के लिए और जो सेलर और परचेज़र दोनों के लिए बड़ा अच्छा था अगर ये हो जाए। तो ये तो बाकी हमें समझ आती है कि ये बात, क्योंकि आप जब जाते हैं गाड़ी देखते हैं तो आपको नहीं पता होता उसके कागजात क्लियर है नहीं है, तो मेरे ख्याल से अच्छा इकदाम था, लोगों को करना चाहिए था। ताजरों ने इस हवाले से कहा कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन इन्फोर्समेंट से जब हमने रब्ता किया, जो डीजी शाहजहाँ साहब हैं उनका कहना जो है वो हमने आपके साथ नाजरीन के साथ बयान कर दिए। अब फैसला नाजरीन का है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आप लोगों का फैसला है। जी नाजरीन, अभी और भी खबरें हैं जो आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद प्रोग्राम का वहीं से आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे कि जुड़वा शहर मिलावट और माफिया की शामत, 12 फूड पॉइंट्स जाली फैक्ट्री सील। कार्रवाई के दौरान 1402 किलो से ज़ायद अलमियाद अशिया तल्फ। गैर मेयारी तेल बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई। 281 लीटर से ज़ायद तेल, 48 किलो डेयरी प्रोडक्ट्स भी तल्फ। रावलपिंडी में 600 लीटर मज़रे से दूध। जेहलम में 217 किलो कुल्फियाँ तल्फ। नाकिस मिठाइयों की प्रोडक्शन पर एक बेकरी के खिलाफ एक्शन। दूध की नाकिस स्टोरेज पर 2 डेयरी शॉप्स को जुर्माने। अच्छा, ये जो फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी में तो ऑलरेडी काम कर रही थी पहले भी, और वो इस हवाले से उन्होंने काफ़ी जो है ना चीज़ें सील की। जेलम के अंदर उन्होंने जो है काफ़ी सारा दूध जो उन्होंने वो गैर मेयारी दूध था उसको ज़ाया किया। 1000 के करीब तकरीबन कुल्फ़ियाँ थीं जो उन्होंने वो मुख्तलिफ तो शॉप्स पर छापे मार कर वहाँ से वो ज़ाया की। रावलपिंडी के अंदर इसी तरह उन्होंने दूध और दही के हवाले से, डेयरी मसनूआत थी, गोश्त के हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी काम कर रही थी। उन्होंने अपनी हेल्पलाइन भी दी हुई है 1223। तो हम नाजरीन को बता दें 1223 पर आप अगर पंजाब के अंदर रावलपिंडी के अंदर ख़ास तौर पर, क्योंकि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के हवाले से बात करते हैं, तो अगर रावलपिंडी के अंदर आपको किसी जगह गैर मेयारी, गैर आप समझते हैं खाने के अंदर कोई चीज़ है, फूड के हवाले से कोई भी आप शिकायत करना चाहें तो 1223
आप पंजाब फूड अथॉरिटी पर इसको कंप्लेंट कर सकते हैं। इसी तरह इस्लामाबाद के हवाले से इसमें आपने जो अभी कि आपको बताता चलूँ कि ये इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ये अभी नहीं बनी है, मार्च में तकरीबन इसका क़याम है और ये बड़ा अच्छा काम कर रही है। ज़बरदस्त डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर तारा सिद्दीक साहिबा, उनसे हमारी बात हुई और उनका अमला जो था एडमिन अफसर जो थे शहजाद साहब, मतलब सारे बड़े पोलाइट और बड़े जवाब देने वाले लोग। हमें यकीन नहीं था कि इस तरह वो आगे से हमें हमारे सवालात के तल्ख सवालात के भी वो इतने आराम से, इतनी खंदा पेशानी से, इतने सुकून से हमें वो जवाब देंगे। क्योंकि हमने इनसे सवाल किया कि जी इसमें आप लोगों ने जो 427 फूड पॉइंट्स जो हैं वो आपने इसमें लिखा है कि वो गैर म्यारी हैं, फिर 402 को आपने नोटिस भी दिए हैं, आपने इसमें 12 को सील भी कर दिया, फिर कुछ आप कहते हैं कि जी म्यार बेहतर हो गया, हमने डी सील किए, तो आप उसके नाम क्यों नहीं हमें बताते, आप अखबारात में उनके नाम क्यों नहीं बताते। तो हमारा भी सवाल अपनी जगह ठीक था, लेकिन उन्होंने जो हमें मुतमिन किया वो ये था कि इसकी हमारे SOPs में नहीं है कि हम उनके कारोबार भी ख़राब करें। तो ठीक है, उनकी भी अपने एक वार्निंग वो कहते हैं हम जारी करते हैं, उस वार्निंग के अगर वो नहीं आते फिर हम दूसरी वार्निंग जारी करते हैं, हम जाके चेक करते हैं यार उन्होंने बेहतर किया नहीं किया, तो फिर हम उसको बिल्कुल ही उसका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, उसको सील करके उसको ख़त्म करते हैं। तो जो मतलब चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे फूड अथॉरिटी से हम मिल के हम उनसे मज़ीद चीज़ें डिस्कस करें और इस हवाले से काम करें। डॉक्टर तारा सिद्दीक साहब से हमारी जो इस हवाले से बात हुई, उन्होंने हमें ये बताया कि जी ये जो फूड जो हमारा फूड अथॉरिटी है, इस फूड अथॉरिटी के तहत हम जितने रेस्टोरेंट्स के अंदर और ये जो चीज़ें हमने की हैं, पिंडी तो ऑलरेडी हो रहा था, इस्लामाबाद के अंदर ये पहली बार हुआ है कि 75,000 लीटर ऑयल जो है उन्होंने ये इसको तल्फ किया और उसको ज़ाया किया है। ये 75,000 लीटर ऑयल वो था जो हम बड़े हैरान थे, जो आप अक्सर हम और आप जाके इस तरह मतलब सीजन्स के अंदर हम देखते हैं फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं और हम ये बारिश में खासतौर पर समोसे पकौड़े एंजॉय करते हैं, तो ये वो गंदा तेल होता है जिसको बार बार वो कर रहे होते हैं, उसी में वो जो है ना फ्राई कर रहे होते हैं और वो इस तरह की चीज़ें। तो वो उन्होंने कहा कि हमने वो ज़ाया किया। इसी तरह दूध उन्होंने ज़ाया किया। वो कहते हैं हमने गोश्त के हवाले से हमारी उनसे बात हुई, मीट जो है ख़ास तौर पे आपको पता है कि उसमें बहुत सारे जर्म्स पैदा हो जाते हैं अगर वो पुराना हो जाए, होटलों के अंदर से उन्होंने ज़ाया किया। तो उन्होंने यकीनदानी कराई कि अगर नहीं होगा तो हम आपको साथ ले जाकर आपकी टीम को हम वो जगह भी दिखाएंगे कि हमने उनके ऊपर क्या एक्शन किया। तो ये बड़ी हमें अच्छी उनकी बात लगी कि वो हमारे साथ बड़े कोऑपरेटिव उन्होंने अंदाज से बात की। दूसरा उन्होंने इस हवाले से ये हमें कहा कि जी उन्होंने अपना जो नंबर है, उनका जो लोकल नंबर है, आप कोई भी बंदा उनको फ़ोन कर सकता है, वो नंबर रिपीट कर देता हूँ। उनका जो 05192011632 05192011632 05192011632 ये नंबर जो है ये फूड अथॉरिटी का नंबर, इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी जो बनी है, और उन्होंने ये नंबर इसको कंप्लेंट कर दी है कि अगर कोई भी बंदा कंप्लेंट करता है, और मैं ख़ास तौर पर आवाम से ये कहता हूँ कि खुदारा आप लोग ये याद रखें कि आपने वहाँ से खाना खाना है या नहीं खाना, आपने वहाँ से कोई चीज़ लेनी है या नहीं लेनी, क्योंकि ये फूड अथॉरिटी ने जो बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो एक्सपायरी डेट्स हैं। एक तो आप चीज़ लें उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक किया करें, ये अपना आप जो है ना अपनी ज़िंदगी का ये पक्का एक वो बना लें, असूल बना लें, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए लेकर जाते हैं, आप लोग नहीं देखते कि वो एक्सपायर है या नहीं है, और वो दुकानदार आपको दे देता है। हो सकता है उस दुकानदार को भी ना पता हो, उसको आने वाले सप्लायर वो देकर चले जाते हों। इसलिए फूड अथॉरिटी का नंबर मैंने रिपीट किया है कि अगर कोई शख्स आप आवाम ये उन लोगों के साथ मिलकर आप हम काम नहीं करेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर 427 फूड पॉइंट्स जो है गैर म्यारी होने का मतलब ये है कि आप और हम लोग बहुत सारी जगहों से गैर म्यारी चीज़ें खा रहे हैं। तो ये आप नंबर ध्यान में रखिए, और इस नंबर के ऊपर अगर आप कहीं देखते हैं कि सेहत के हवाले से या किसी फूड के हवाले से या किसी खुराक के मामलात के हवाले से कोई बंदा वो सेहत के असूलों के ऊपर आपको सर्व नहीं कर रहा, या वहाँ पर वो जो पकाने वाला है या उसको सर्व जो आपको देने वाला है या जो उसको बेच रहा है या उसको जो बना रहा है, अगर वहाँ पर आपको कोई फूड के हवाले से कोई उसमें आप, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट इस्लामाबाद का मैं आपको बताऊँ नाज़रीन वो काम कर रहा था इसके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है, हेल्थ डिपार्टमेंट में सेहत के लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन फूड अथॉरिटी जो है ये क्योंकि मौके पर उनको सील करती है, उनको जुर्माना करती है, ये आप लोगों के लिए एक अच्छा इस शहर के लिए इकदाम हो गया, इससे पहले ये नहीं था। तो आप लोग इनका साथ दें और इनकी आवाज़ बने, ताकि वो जो आपको इस्लामाबाद के अंदर ये जो चीज़ें आ रही हैं आपको म्यारी चीज़ें मिलें, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, इसके ऊपर आवाम को अपना हक अदा करना पड़ेगा। जी सर, बहुत अच्छे, ये तो आपने बहुत अच्छी वाकई मैसेज दिया है। आप नंबर एक बार अगर रिपीट कर लें, हमारे जो व्यूवर्स हैं देख रहे हैं। जी 05192011632। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते चले कि पैमरा तरमीमी बिल के पीछे 12 माह की मेहनत। पैमरा तरमीमी बिल की मंजूरी, सहाफ़ियों ने अपना हक मनवा लिया। यंग वर्किंग जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड इजरा, यंग मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट का वज़ारत इत्तलात सहाफ़ती क़यादत को खराज तहसीन। अच्छा, ये पैमरा बिल के हवाले से हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके थे। इसके हवाले से, ये साफ़ियों के हवाले से बिल था। इसमें मीडिया वर्कर्स के हवाले से बड़ी अहम जो पेशरफ थी वो ये थी कि मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों के मामलात थे जो वो उसमें क्लियर किया गया था। अब ये खबर क्योंकि हमने शामिल इसलिए प्रोग्राम में की कि क्योंकि इसके अंदर जो है वो मीडिया बिल जो है एक बार रोक दिया था हुकूमत ने, और ये साबका वज़ीर इत्तलात जो अब हो चुकी हैं, आपको पता है मरियम औरंगज़ेब साहबा, उन्होंने बड़ी मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं था बिल के ऊपर उन्होंने मेहनत की, और ये हक दिलवाने के लिए थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कुछ लोग कह रहे थे नहीं है। इसमें PFUJ के सदर जो अफजल भट्ट साहब, उनका जिक्र करना मैं बड़ा ज़रूरी समझूंगा कि भट्ट साहब ने इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, और मरियम औरंगज़ेब साहबा ने उनके बारे में लफ्ज़ कहे कि उन्होंने इस बिल पर पहरा दिया है साफ़ियों के लिए, और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है, और ये उन मीडिया वर्कर्स के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि अफजल
भट्ट जैसे लीडर जो मेरे ख्याल से उनको कोई अपनी ज़ात से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन वो आप और हमारी जंग लड़ने के लिए वो हर वक्त जो है सारा साल मैदान में रहते हैं। तो ये मैं आपको निमरा इसमें थोड़ा सा ये क्लियर कर दूँ कि इसमें जो बाकी साफ़ी तंजीमें हैं उन्होंने भी इसमें किया, यंग मीडिया वर्किंग जर्नलिस्ट जो है वो, क्योंकि उन्होंने भी इसमें, जो हमारी अपनी तंजीम भी है उन्होंने इसके ऊपर बड़ा अप्रिशिएट किया। इस बिल की जो खास सूरत थी वो मीडिया वर्कर्स थे, मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों के मामला थे जो उसके लिए एहतजाज होते थे। उनको बहुत सारे इदारे, आपको पता है कि उनको तनख्वाह बर वक्त अदा नहीं करते थे, अदायगियाँ नहीं होती थी। अब इस बिल के हवाले से ये था कि उनको बर वक्त अदायगियाँ होंगी, उनको बर वक्त जो है वो उनकी तनख्वाह अगर कोई रोकेगा तो इस बिल के में ये चीज़ तय हो गई है कि वो जो है उसके इश्तारात, सरकारी इश्तारात जो है बंद कर दिए जाएंगे। ये बड़ी अहम चीज़ है। और इसके ऊपर बहुत सारे, इसको बिल को रुकवाने के लिए हमारे बहुत सारे साफ़ी दोस्तों ने, एंकर्स हज़रात हैं, उन्होंने बड़ी कोशिशें की इस बिल को रुकवाने के लिए। तो हम ये समझते हैं, देखें इससे जो पहले इसमें जो चीज़ें थी जिसके ऊपर वो कोशिश कर रहे थे इसको रुकवाने की, जी फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन और मिसइंफॉर्मेशन, उसके ऊपर हम बड़ी तफसीली डिस्कस कर चुके हैं। वो मैं अब दोबारा उस तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन इसमें जो मीडिया वर्कर्स के हवाले से चीज़ थी इसका भी ख्याल उनको करना चाहिए था। और वो जब रूल्स बनेंगे तो ज़ाहिर बात है वो जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी साफ़ियों के हकूक़ की जंग लड़ी है वो इतने ना समझ हैं और ना वो इतने जो है ना वो उनको वो नाबालिग हैं कि उनको इन चीज़ों का पता नहीं होगा। वो सारी चीज़ें बैठ कर तमाम मीडिया के स्टेक होल्डर और भी बहुत सारी तंजीमें इसमें मौजूद थी। नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत इसमें मौजूद थी, अनवर रज़ा, राजा खलील, नैयर अली साहब इसमें मौजूद थी। इसी तरह RUJ की क़यादत जो थी, आबिद अब्बासी और तारिक विर्द जैसे लोग जो सारा साल आपको पता है साफ़ियों के लिए बेचारे एहतजाज और लड़ते रहते हैं और साफ़ी उसमें हकूक़ के लिए मैदान में होते हैं। तो ये सब की मेहनत है, हम ये कहते हैं। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ जो साफ़ियों के लिए हुई है, मीडिया वर्कर्स के लिए, वो हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस में फिर मैं एक बार कहूँगा कि मैं अफजल भट्ट साहब को खराजी तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इसमें जो डेथ क्लेम था वो नहीं था, तो वो उन्होंने इसमें डलवाया, डेथ क्लेम डलवाया। क्योंकि साफ़ी आपको पता है एक ऐसा तबका है जो अपना इलाज कराने के लिए उसको ना तो अच्छे अस्पताल थे ना उसके वो इसी तरह अपनी दौरान सर्विस अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वो बीमार हो जाए या डेथ हो जाए, वो बेचारा एक तो अपने सोचते थे उसके लवाकिन के लिए बड़ा अच्छा मैं समझते उन्होंने काम किया। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा मैं कहता हूँ कि साफ़ियों की ये बहुत बड़ी जीत है। पैमरा बिल साफ़ियों की बहुत बड़ी जीत है। और अभी मैं सदर ममलिकत साहब से कहूँगा कि खुदारा इस बिल को, साफ़ियों के बिल को आप साइन करें। तमाम तंजीमें आपको लेटर लिख चुकी हैं, तमाम तंजीमें आपसे ये मुतालबा कर रही हैं कि असम्बली ने, सेनेट ने इसको पास कर दी है। आपकी एक कलम की जुम्बिश जो है वो साफ़ियों के हकूक़ का दिफा करेगी। तो खुदारा आप ये इसको साइन करें जल्द अज जल्द ताकि ये हमारी ज़हनी कोफ्त और ज़हनी अज़ियत दूर हो। शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले कि चेयरमैन PTI 5 साल के लिए नाअहल करार। उम्मीद है निगरान वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे तहरीक इंसाफ। अच्छा, ये जो तहरीक इंसाफ के जो ये बयान है कि जी निगरान जो हैं वो इंतखाबात को यकीनी बनाएंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंतखाबात को तो यकीनी बनाने के लिए ही वो आए हैं और वो 90 रोज़ का कहा है। लेकिन 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होंगे, ये तो हमें कंफर्म हो चुका है। क्योंकि जो आपको पता है जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट थी उसमें जो ये फैसला हुआ जाते जाते उन्होंने फैसला किया मरदमशुमारी के हवाले से, उसको मंजूर करके तो ज़ाहिर बात उसके लिए अगर इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियाँ करनी पड़ेंगी तो वो टाइम डेफिनेटली 90 रोज़ में तो नहीं होगा। तो उसके ऊपर थोड़ा सा फिर इख्तियारात के साथ आए हैं, ज़्यादा इख्तियारात के साथ आए हैं। इसी असम्बली ने उनको इख्तियारात दिए हैं, तो देखें आगे वक्त और हालात क्या कहते हैं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ ने ये मुतालबा करें, इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब क्योंकि बड़े एक्टिव हो गए हैं, उनको पता है कि जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन साहब हैं वो तो अभी फ़िलहाल वो तो जेल में है और वो पीछे जो उनकी कोर कमेटी है वो बाकी चीज़ें देख रहे हैं। इसमें ये मैं बता दूं इनको कि इतना आसान नहीं होगा कि इतना चीज़ें जिस तरह वो बाकी पीछे जो खुशियाँ मना रहे हैं, अगर वो समझते हैं कि सारी चीज़ें उनके हाथ में आ जाएंगी और वो इस तरह इलेक्शन लड़ेंगे और वो फ़ौरन फिलफोर से वो दोबारा अपनी वो यानी कि वो अपनी उसमें आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अभी बड़ी मुश्किल हालात हैं क्योंकि खान साहब को कुरम की जो सीट थी NA-45 उससे D सीट भी कर दिया गया। तो अभी PTI चेयरमैन के लिए बड़ी मुश्किलात हैं आगे। हमने पहले आपको पिछले प्रोग्राम में भी हम कह चुके हैं कि तोशाखाना केस के हवाले से ये फैसला था, अभी तो और बहुत सारी चीज़ें आनी हैं। अभी जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके फैसले आने हैं। अभी इलेक्शन कमीशन ने जो है PTI पता नहीं अभी इलेक्शन के हमें नहीं पता क्या हालात होंगे, लेकिन जो नज़र आ रहा है बाज़ाहिर क्योंकि अभी तक वो असासाजात जो है फॉरेन फंडिंग केस उसमें बड़ा अहम उसमें पड़ा हुआ है। अगर फॉरेन फंडिंग केस का मामला जो है वो उठ गया, फॉरेन फंडिंग केस का मामला अगर वो उसको ना सबूत पेश कर सके तो मुमकिन है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पे आए, क्योंकि हम दावा तो नहीं करते लेकिन क्योंकि जब वो उसके हक़ाइक़ नहीं पता चलेंगे उनको, इलेक्शन कमीशन अगर उसके ऊपर फैसला दे देता है, इनको वो इनकी पार्टी को ही वो कर देता है, इलेक्शन से फिलहाल नाइल कर देता है, तो फिर वो बड़े दूर होगा कि PTI इलेक्शन में होगी या नहीं। ये भी फिलहाल बहस है, इसमें इफ्स एंड बट्स मौजूद हैं। ये आने वाले वक्त में, आने वाले वीक में शायद हमें इसका मज़ीद इसके ऊपर अंदाज़ा हो जाए कि क्या होगा। जी इंशाल्लाह। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज़। मुझे निमरा मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं KT टाइम्स के ब्यूरो चीफ राजा इमरान जंजुआ साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।